नमस्कार दोस्तों, मैं यादव पांडे। स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आजकल हर जगह कंप्यूटर का यूज किया जाता है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो। कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कंप्यूटर को यूज कहाँ पर किया जाता है, किन किन जगहों पर किया जाता है? विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय जहां पर पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा बैंकों में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ऑफिस वर्क के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है, ऑफिस वर्क के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मनोरंजन के क्षेत्र में के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आप लोग एंटरटेनमेंट करते होंगे, जैसे कि आप लोग आजकल मोबाइल के अंदर आप लोग गेम खेलते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर आप लोग गेम खेलते हैं। तो वहां पर मनोरंजन के लिए या मनोरंजन के दृष्टिकोण से कंप्यूटर का यूज किया जाता है। व्यवसाय के क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा जो व्यवसाय बिजनेस करने वाले हैं वो भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कंप्यूटर का हर जगह पर यूज किया जाता है। चाहे आप आरक्षण करना चाहते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेलवे का रिजर्वेशन करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं, तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आपको टिकट बुक करवाना पड़ता है। वहां पर भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो वर्तमान समय चल रहा है वो कंप्यूटर का युग है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम जानते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किस प्रकार से हुआ, ठीक है। कंप्यूटर के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? तो जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, वो हुई थी लैटिन लैंग्वेज। लैटिन क्या है? एक भाषा है जो कि एक विदेशी लैंग्वेज है, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटर से हुई थी, ठीक है। जिसका अर्थ होता है दोस्तों गणना करने वाला, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? गणना करने वाला, ठीक है। ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटर से हुई, जिसका हिंदी में मतलब होता है गणना करने वाला, ठीक है। ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज को कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी चीज का हम गणना कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्द से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो क्या होता है? संगणक। कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा जो कंप्यूटर में प्रोसेसर होती है, या जिसको हम सीपीयू कहते हैं, ठीक है, प्रोसेसर या जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन। कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा होगा जो प्रोसेसर होती है, ठीक है, जो प्रोसेसर होती है, जो सीपीयू होती है, उसको क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या आप इसे कह सकते हैं हिंदी में कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है। किसको कहा जाता है? प्रोसेसर को, या जो सीपीयू होता है उसी को ही प्रोसेसर कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे हम जानते हैं जो कंप्यूटर के आविष्कारक थे, या जो कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा चार्ल्स बेबेज का नाम। उन्होंने क्या किया? कंप्यूटर का आविष्कार किया, कंप्यूटर को बनाया, ठीक है। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक, ठीक है। या आप लोग इंग्लिश में इसे कह सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का जनक। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन, मतलब कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर के जनक, ठीक है।
एक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि जो कंप्यूटर है उसके आविष्कारक कौन थे, या उसका जो जनक कौन थे, या जो फादर ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, जो कंप्यूटर का जनक कौन है। तो आप लोगों को यहां पर लिखना है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ल्स बेबेज कौन थे। चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ थे, ठीक है, गणित के प्रोफेसर थे, ठीक है, मैथ्स के प्रोफेसर थे, मैथ्स के प्रोफेसर। किसके प्रोफेसर थे? मैथ्स के प्रोफेसर। कौन? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब ये कहां के प्रोफेसर थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक गणित के प्रोफेसर थे। कहां के? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथ्स के क्या थे? मैथ्स के प्रोफेसर थे। कौन? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय था, या कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है वहां पर मैथ्स के प्रोफेसर थे। कौन? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अब इस कंप्यूटर के बारे में और कुछ जानते हैं। अब बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। कौन सा पीढ़ी में किस चीज का विकास हुआ था? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां, ठीक है। दोस्तों जो कंप्यूटर की पीढ़ियां है उसमें मुख्य रूप से 5 पीढ़ियां प्रचलन में है। अब कौन कौन से 5 पीढ़ियां है? सबसे पहला पीढ़िया है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, या आपकी सेकंड जनरेशन। सेकंड क्या है? सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन। पहला क्या है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन, और फिफ्थ जनरेशन। तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर है वो मुख्य रूप से, जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो मुख्य रूप से 5 जनरेशन है या 5 जनरेशन है। कौन कौन से 5 जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, उसके बाद जो सेकंड जनरेशन था उसमें किस चीज का विकास हुआ था, उसके बाद जो थर्ड जनरेशन था उसमें कौन से चीज को लाया गया, फोर्थ जनरेशन में किस चीज का डेवलप किया गया, और जो फिफ्थ जनरेशन में कौन से चीज का विकास किया गया। तो इन अलग अलग जनरेशन में कौन कौन से चीज आया उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। क्या का? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था, ठीक है। सेकंड जनरेशन जब आया उस टाइम ट्रांजिस्टर का विकास किया गया या ट्रांजिस्टर बनाया गया, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आईसी, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ठीक है। थर्ड जनरेशन में क्या आया? आईसी आया, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट या आप इसे हिंदी में कह सकते हैं एकीकृत परिपथ भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में आया दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर। जो फोर्थ जनरेशन था उसमें माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया। और जो लास्ट जनरेशन है दोस्तों क्या है? फिफ्थ जनरेशन। इसमें आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो वर्तमान में चल रहा है, जिसको हम फिफ्थ जनरेशन भी कहते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में चल तो नहीं रहा है दोस्तों, जो वर्तमान में तभी फोर्थ जनरेशन में हम लोग हैं, लेकिन जो फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है, जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है वो कौन सी जनरेशन होगी? फिफ्थ जनरेशन होगी, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें क्या लाया गया? वैक्यूम ट्यूब को लाया गया, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब बनाया गया फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में क्या किया गया? ट्रांजिस्टर बनाया गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर को विकास किया गया। थर्ड जनरेशन में आईसी, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन में क्या बनाया गया दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर,
ठीक है, आप लोग सुने होंगे माइक्रो प्रोसेसर का नाम फोर्थ जनरेशन में आया, ठीक है। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है, ठीक है। उसमें क्या होगा दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज मशीन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, रोबोट के द्वारा किया जाएगा। इसका हिंदी नाम होता है कृत्रिम ज्ञान। अब आर्टिफिशियल मतलब जो अपन वैज्ञानिक जो बना लेता है अपने हाथों से आर्टिफिशियली, ठीक है, नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियल जो अपने हाथों से या फिर उसका आविष्कार करके बना लेता है, वो किसके अंतर्गत आता है, आर्टिफिशियल के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो आने वाली पीढ़ी है या नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो क्या होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड जनरेशन होगी। उसमें क्या किया जाएगा, कोई भी चीज हम मशीन के माध्यम से करेंगे। मशीन का यूज मतलब किस टाइप का मशीन का यूज किया जाएगा, उसमें रोबोट के माध्यम या रोबोट बनाया जाएगा जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज को बड़े आसानी से या कोई भी कार्य को बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आने वाली पीढ़ी में इस चीज को हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई जनरेशन के बारे में बात। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होता है, चलिए हम जानते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में भी, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि हम कोई भी डेटा कंप्यूटर तक इनपुट डिवाइस का यूज करते हुए देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप जब भी कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो आप क्या कर लेते हैं, कीबोर्ड और जो माउस है उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, टच स्क्रीन, स्कैनर, ये सब किसके अंतर्गत आता है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, जिसका यूज करते हुए हम किसी भी डेटा को कहां तक पहुंचाते हैं, कंप्यूटर या सीपीयू तक पहुंचाने का काम करते हैं, कंप्यूटर या सीपीयू, ठीक है। इन इनपुट डिवाइस का यूज करते हुए हम किसी भी डेटा को, ठीक है, कीबोर्ड, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज या किसी भी चीज को हम टाइप कर लेते हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग की होता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा फंक्शन की होता है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा न्यूमेरिक की होता है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा अल्फाबेटिक की होता है, ठीक है। उसमें कंट्रोल की होता है, ये सब की उस कीबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो कीबोर्ड है उसका यूज करते हुए हम क्या कर लेते हैं, उस डेटा को, जिस डेटा को हम कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहते हैं, उस डेटा को कंप्यूटर तक हम पहुंचाते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हुए, कीबोर्ड का यूज करते हुए। इसी तरह से देखा होगा दोस्तों माउस क्या है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसका यूज करते हुए हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे डिवाइस ऐसे हैं जिसमें टच का यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एंड्रॉइड फोन। एंड्रॉइड फोन में क्या होता है, हम किसी भी डेटा को टच के माध्यम से, ठीक है, टच स्क्रीन का यूज करते हुए उस डेटा को कंप्यूटर तक या उस मोबाइल तक पहुंचाते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा लैपटॉप भी आजकल टच स्क्रीन आ जाता है, ठीक है। तो उसमें भी उस डेटा को इनपुट के रूप में देने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, टच के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उस टच के माध्यम से हम उस डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं या सीपीयू तक देने का काम करते हैं। किसके माध्यम से, टच स्क्रीन के माध्यम से। या फिर आप लोगों ने इसका जीता जागता उदाहरण देखा होगा, जैसे कि आप लोगों ने जब भी आप पैसा निकालते हैं, एटीएम जाते हैं, ठीक है, उसमें एटीएम में आप लोगों ने देखा होगा जो एटीएम है उसमें टच स्क्रीन होती है, ठीक है। उसमें हम किसी भी डेटा को देने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग वहां पर अमाउंट डालते हैं, आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं, तो वहां पर आपको पूछता है, तो आप वहां पर क्या करते हैं, अमाउंट डालते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग जो अमाउंट डालने के पश्चात जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसको क्या करते हैं, टच के माध्यम से उसका अगला वाला प्रोसेस करते हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा टच स्क्रीन में पिन डालते हैं, ठीक है। पिन डालने के बाद आप लोग को क्या करना पड़ता है, अगला स्टेप पे जाना पड़ता है, तो वहां पर भी क्या करते हैं,
हम टच स्क्रीन का यूज करते हैं। टच स्क्रीन का यूज करते हुए हम उस एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। वही क्या कहलाती है, टच स्क्रीन कहलाती है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या होता है, हम कोई भी, जैसे अपने पास कोई हार्ड कॉपी है, ठीक है, अब उस हार्ड कॉपी को कंप्यूटर के अंदर या सीपीयू को देना है या कंप्यूटर तक उस हार्ड कॉपी को पहुंचाना है, तो आप लोग क्या करते हैं, स्कैनर लेते हैं। स्कैनर में क्या करते हैं, उस हार्ड कॉपी को डालते हैं और स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के पश्चात वो जो हार्ड कॉपी है वो कहाँ छप जाती है, वो कहाँ दिख जाती है, मॉनिटर के अंदर दिख जाती है। तो स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, ऐसा डिवाइस जिसका यूज करते हुए हम किसी भी डेटा को, ठीक है, ऐसा डिवाइस जिसका यूज करते हुए हम किसी भी डेटा को कहां पर पहुंचा सकते हैं, उस डेटा को कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर या सीपीयू के अंदर पहुंचाया जाता है। वो किसके अंतर्गत आती है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब आप लोगों को जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या होता है, इनपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस जिसका यूज करते हुए हम किसी भी डेटा को, ठीक है, किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं, उस डेटा को कंप्यूटर या सीपीयू तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो उस डेटा को अपने को कंप्यूटर या सीपीयू तक पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको उस डेटा को सीपीयू तक पहुंचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सारे डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। जैसे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कीबोर्ड हो गया, फिर माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, स्कैनर हो गया, इन सारे डिवाइस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इन डिवाइस के माध्यम से हम किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं, उस कंप्यूटर या सीपीयू तक बड़े आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे डिवाइस किसके अंतर्गत आती है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस, जो आउटपुट डिवाइस होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर हो गया, प्रिंटर, या फिर आप लोगों ने देखा है स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन, ठीक है, हेडफोन, क्या क्या, प्रिंटर, प्रिंटर आप लोगों ने देखा होगा, प्रिंटर हर जगह यूज किया जाता है। प्रिंटर का मेन वर्क क्या होता है, किसी भी डेटा को जो हमको आउटपुट या जो हमको प्रोसेस्ड डेटा है, जो सीपीयू के अंदर प्रोसेस हो चुकी है, उस डेटा को हम क्या कर लेते हैं, प्रिंटर का यूज करते हुए कागज पर प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। कागज पर प्रिंट करने के पश्चात वो क्या हो जाती है, एक हार्ड कॉपी बन जाती है। जैसे ही वो डेटा कागज पर प्रिंट होती है, प्रिंटर का यूज करते हुए हम उस डेटा को कागज पर प्रिंट कर लेते हैं, तो वो जो डेटा है, ठीक है, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, हार्ड कॉपी। उसी को हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर का मेन वर्क क्या है, किसी भी चीज को प्रिंट करना, प्रिंट निकालना, ठीक है, ये किसका काम है, प्रिंटर का काम है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रोसेस्ड डेटा को क्या करती है, हमको आउटपुट के रूप में शो करती है या हमको आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करती है, ठीक है। जिसको हम जो कागज होती है वहां पर प्रिंटर का यूज करते हुए उस डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा स्पीकर, स्पीकर क्या होता है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे आप लोगों ने मोबाइल में सॉन्ग सुनते हैं या फिर आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में कोई सॉन्ग सुन लेते हैं, तो जो सॉन्ग का साउंड जो आती है वो किसके माध्यम से आती है, स्पीकर के माध्यम से आती है, ठीक है। तो स्पीकर क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जो हमको किसी भी चीज को सुनने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मॉनिटर, मॉनिटर क्या करती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर को जो टीवी टाइप का रहता है उसी को मॉनिटर कहा जाता है। मॉनिटर क्या काम करती है, जो मॉनिटर है वो किसी भी चीज को डिस्प्ले करने का काम करती है, ठीक है। ऐसे तो अलग अलग प्रकार के आपको मॉनिटर मिल जाएंगे, लेकिन चलिए उसको हम किसी दूसरे वीडियो पर उसके ऊपर उस टॉपिक ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम मॉनिटर की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। जो मॉनिटर होती है वो क्या करती है, कोई भी डेटा को हमको क्या करती है, डिस्प्ले कर देती है, मॉनिटर के अंदर उस डेटा को शो कर देती है।
ये जो मॉनिटर में हम जो चीज देखते हैं वो क्या कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। और जो प्रिंटर से हमको जो डेटा प्राप्त होता है वो कहलाता है हार्ड कॉपी कहलाती है। क्या कहलाती है, हार्ड कॉपी। ठीक है, प्रिंटर से हम किसी भी कागज पर प्रिंट मारकर उस डेटा को निकालते हैं तो क्या कहलाती है, वो हार्ड कॉपी कहलाती है। और जब हम उस डेटा को मॉनिटर पर देखते हैं तो क्या कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हेडफोन भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन भी क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार से जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आती है, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर, जिसके माध्यम से हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं या सीपीयू को उस डेटा को देते हैं। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आती है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। और सेकंड क्या है, आउटपुट डिवाइस, जिसका यूज प्रोसेस्ड डेटा को, जो डेटा हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर तक दिए हैं या इनपुट डिवाइस का यूज करते हुए उस डेटा को कंप्यूटर या सीपीयू तक पहुंचाए हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर वर्क होता है। वर्क होने के बाद दोस्तों वो क्या होती है, वो डेटा का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों वो क्या करती है, जो आउटपुट डिवाइस होती है उसके माध्यम से हमको डेटा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, प्रोसेस के पश्चात जो डेटा हमको प्राप्त होती है वो किसके माध्यम से प्राप्त होती है, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत प्रिंटर आता है, स्पीकर आता है, मॉनिटर आता है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा हेडफोन आता है। ये सब किसके अंतर्गत आती है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट, कंप्यूटर में कितने प्रकार के यूनिट होते हैं। कंप्यूटर यूनिट हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंप्यूटर यूनिट। चलिए हम कंप्यूटर यूनिट को भी जानते हैं। कंप्यूटर यूनिट क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर यूनिट को जानने से पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जिसका मेन कार्य होता है किसी भी डेटा को संग्रहित करना। ठीक है, उस डेटा को प्राप्त करना, उस डेटा को संग्रहित करना। ठीक है, इसका मेन वर्क होता है। और उस डेटा को क्या करना, प्रदर्शित करना, इसका मेन वर्क होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित, कंप्यूटर एक स्वचालित, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसका मेन वर्क, जिसका मुख्य कार्य किसी भी डेटा को प्राप्त करना, किसी भी डेटा को प्राप्त करना, किसी भी डेटा को प्राप्त करना। ठीक है, उस डेटा को संग्रहित करना तथा प्रदर्शित करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक। क्या है, कंप्यूटर वो जब भी यूजर कंप्यूटर पर वर्क करता है या जो भी कमांड या निर्देश देता है यूजर कंप्यूटर को, तो वो ऑटोमेटिक वर्क कर लेता है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दोस्तों जो कंप्यूटर होती है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत आती है।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिजली से चलने वाली मशीन है, ठीक है। अगर आपके पास बिजली अवेलेबल नहीं है, लाइट अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप उस कंप्यूटर को चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिजली से चलने वाली एक डिवाइस है जिसका मुख्य कार्य, इसका मेन कार्य क्या होता है? किसी भी डेटा को प्राप्त करना। डेटा को क्या करती है? कंप्यूटर रिसीव कर लेती है, ठीक है। उस डेटा को कंप्यूटर क्या कर लेती है? रिसीव कर लेती है। किसी भी डेटा को प्राप्त करना, ठीक है, उस डेटा को संग्रहित करना और उस डेटा को प्रदर्शित करना है। क्या करती है? आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले आप क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस का यूज करते हुए उस डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उस डेटा को प्राप्त करना हो गया। फिर वो जो प्रोसेस हो जाती है, प्रोसेस के पश्चात जो कंप्लीट प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है, तो उस डेटा को क्या कर लेती है? वो जो कंप्यूटर है वो स्टोरेज, जैसे मेमोरी है, उसमें क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। मेमोरी के अंदर प्रोसेस्ड डेटा को कंप्यूटर क्या कर लेती है? स्टोर करने का काम करती है। और साथ ही साथ दोस्तों उसको क्या कर लेती है? जब उस डेटा का प्रोसेसिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो वो मॉनिटर पर उस डेटा को डिस्प्ले कर देती है। यही कंप्यूटर का मेन वर्क है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिजली से चलने वाली डिवाइस है जिसका मुख्य कार्य किसी भी डेटा को प्राप्त करना, संग्रहित करना तथा प्रदर्शित करना होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं। जो कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी के 8 लेटर से मिलकर बना है। तो इन सारे 8 लेटर का एक एक का क्या क्या मतलब होता है? दोस्तों जो कंप्यूटर है मुख्य रूप से 8 लेटर से मिलकर बना है, जिसमें COMP, ठीक है, UTER, इस तरह से जो कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी के 8 लेटर से मिलकर बनी है, ठीक है। तो इन 8 लेटर का अपना क्या क्या मीनिंग होता है उसके बारे में जानते हैं। सी का मतलब होता है यहां पर कॉमनली, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड। एम का मतलब होता है मशीन। पी का मतलब होता है पर्टिकुलरली। यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर। टी का मतलब होता है टेक्निकल। ई का मतलब होता है एजुकेशन और आर का मतलब होता है एंड रिसर्च, ठीक है। देखो कंप्यूटर मुख्य रूप से अंग्रेजी के 8 लेटर से मिलकर बना हुआ है जिससे प्रत्येक लेटर का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। तो सबसे पहला लेटर क्या है? सी। सी का मतलब होता है कॉमनली। सी का मतलब क्या होता है? कॉमनली। सेकंड लेटर है ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड। थर्ड लेटर है एम का मतलब होता है मशीन। फोर्थ लेटर है पी का मतलब होता है पर्टिकुलरली। नेक्स्ट लेटर है, फिफ्थ लेटर है यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर। नेक्स्ट है टी का मतलब होता है टेक्निकल। नेक्स्ट है ई का मतलब होता है एजुकेशन और लास्ट में है आर का मतलब होता है रिसर्च, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर जो 8 लेटर से मिलकर बनी है उसका प्रत्येक लेटर का अपना अलग अलग मीनिंग होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट कंप्यूटर यूनिट के बारे में, ठीक है। यहां पर मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता दिया कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि कंप्यूटर मुख्य रूप से 8 लेटर से बना है, उनमें से प्रत्येक लेटर का अपना क्या क्या मीनिंग होता है उसके बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर यूनिट के बारे में। कंप्यूटर में कितने प्रकार के यूनिट होते हैं? दोस्तों जो कंप्यूटर होती है इसमें मुख्य रूप से 5 यूनिट होते हैं। कौन कौन से 5 यूनिट है? पहला है इनपुट यूनिट, सेकंड है आउटपुट यूनिट, थर्ड है ALU, चौथा है कंट्रोल यूनिट और पांचवा है मेमोरी यूनिट। इस प्रकार से जो कंप्यूटर होती है उसमें मुख्य रूप से 5 यूनिट होते हैं। कौन कौन से 5 यूनिट होते हैं? पहला है इनपुट यूनिट। पहला क्या है? इनपुट यूनिट। सेकंड है आउटपुट यूनिट। थर्ड है ALU।
इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, चौथा है कंट्रोल यूनिट और पांचवा है मेमोरी यूनिट। अगर आप लोग इसको शॉर्टकट में बोलना चाहते हैं तो आप CU भी बोल सकते हैं। ठीक है, C फॉर कंट्रोल, U फॉर यूनिट। ठीक है, CU शॉर्टकट में इसे क्या कहा जाता है, CU कंट्रोल यूनिट। और पांचवा है मेमोरी यूनिट, आप इसको MU भी बोल सकते हैं। ठीक है, M फॉर मेमोरी, U फॉर यूनिट, अगर आप शॉर्टकट में बोलना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको मैं आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं, क्योंकि डायग्राम बना के अगर मैं आप लोगों को समझा दूंगा तो आपको बहुत आसानी से ये यूनिट, पांचों के पांचों यूनिट बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक CPU बना लेते हैं। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा CPU होता है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बना दिया, CPU बना दिया। अब दोस्तों जो इनपुट यूनिट होती है, ठीक है, इनपुट यूनिट क्या होती है, CPU के बाहर में होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड हो गया, या माउस हो गया, या स्कैनर हो गया, या फिर टच स्क्रीन हो गया, ये सब कहाँ होती है, CPU के बाहर में होती है। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आती है, इनपुट यूनिट के अंतर्गत आती है। इनपुट यूनिट CPU के बाहर में होती है। और आप लोगों ने देखा होगा जो आउटपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट, ठीक है, जो आउटपुट यूनिट होता है ये भी क्या होती है, CPU के बाहर में होती है। जिसमें आप लोगों ने देखा होगा आउटपुट यूनिट के अंतर्गत, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, इनपुट और आउटपुट, ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये यूनिट को पढ़ाने से पहले आप लोगों को मैंने क्या बता दिया, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बता दिया, ताकि आप लोगों को जो कंप्यूटर की यूनिट है ये आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो इनपुट यूनिट है और जो आउटपुट यूनिट है, ठीक है, इनपुट यूनिट के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सब इनपुट यूनिट के अंतर्गत आएगा। और जो आउटपुट यूनिट है, जो आउटपुट का मेन वर्क क्या होता है, कोई भी डेटा को जब प्रोसेसिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, या CPU जब उस डेटा को प्रोसेस कर लेती है तो उस डेटा को वो कहां पर भेजती है, आउटपुट डिवाइस पर भेजती है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर हो गया। ठीक है, प्रिंटर क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा मॉनिटर में हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा स्पीकर में क्या होता है, हम उस डेटा को सुन सकते हैं, स्पीकर से कोई भी साउंड को सुना जा सकता है। या फिर आप लोगों ने हेडफोन देखा होगा, वो भी क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का हम यूज करते हुए किसी भी डेटा को CPU तक पहुंचाते हैं, और CPU उस डेटा का जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है तो कहां भेज देती है, आउटपुट डिवाइस को भेज देती है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। यहां पर मैंने एरो बनाया है, इसका डायरेक्शन दे दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों CPU के अंदर क्या होती है। जैसे CPU, ठीक है, CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, उसके बाद ALU होती है, जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, और लास्ट में होती है दोस्तों MU होती है, जिसको हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बात कर लेते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इसको हम इस तरह से इसका ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, फ्लो बना लेते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि जितने भी, एक मिनट, अगर दोस्तों आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरा जो YouTube चैनल है टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल के आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, ताकि, और उसमें एक ऑप्शन दिया रहता है दोस्तों, उसमें आप लोगों ने देखा होगा सिलेक्ट का। ठीक है, उस बेल के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वहां एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऑल सिलेक्ट। ठीक है, उस पर जाकर जरूर क्लिक करिए। ऐसा करने से क्या होगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो पहले इसको हम बना लेते हैं, इसमें सेकेंडरी मेमोरी भी आएगा, सेकेंडरी मेमोरी।
क्योंकि दोस्तों कोई भी वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक वीडियो बनती है, हमको बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके साइड में जो बेल का आइकन बना है उस बेल का आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, जहां पर आप लोगों को ऑल सेलेक्ट करना है। और इस वीडियो के अंतर्गत या आप इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी चीज या कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके जो कमेंट रहेगा उस कमेंट के हिसाब से आपको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, सीपीयू के अंदर मुख्य रूप से कंट्रोल यूनिट आता है, एएलयू आता है और मेमोरी यूनिट आता है। ये डब्बा हो गया, ये क्या हो गया, एक डब्बा है। डब्बा जिसको हमने क्या बनाया, सीपीयू बनाया। और इस सीपीयू के अंदर मुख्य रूप से 3 यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट यूनिट, यहाँ पर आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट सीपीयू के बाहर रहेगी। और यहाँ पर बात करें हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो भी सीपीयू के बाहर रहेगी। सीपीयू के बाहर मेमोरी इसलिए रहती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सीपीयू के बाहर इसलिए रहती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो मदरबोर्ड होती है, जो मदरबोर्ड होती है उसमें क्या होता है, रैम रोम होता है। ठीक है, वो मदरबोर्ड के अंदर ही उसका स्लॉट बना हुआ रहता है। रैम का स्लॉट आप लोगों ने देखा होगा, वो कहां पर रहती है, मदरबोर्ड के अंदर ही रहती है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर जिसको भी कहते, जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, वो कहां पर स्थित रहती है, मदरबोर्ड में ही रहती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो रैम होती है वो जो प्रोसेसर के नजदीक का मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक, तो सेकेंडरी मेमोरी में देखो, आप लोगों ने देखा होगा जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, अगर आप लोगों ने उस सीपीयू को खोल के देखा होगा तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा सीपीयू का जो कैबिनेट होता है, ठीक है, जो डेस्कटॉप होती है, जिसका कैबिनेट होता है, उसको आप लोगों ने खोल के देखा होगा। तो जो हार्ड डिस्क होती है, जो हार्ड डिस्क होती है वो मदरबोर्ड से बाहर होती है, इसलिए उसे एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो यहां पर कंट्रोल यूनिट का मेन कार्य क्या है, जितने भी सिस्टम के साथ जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उन सारे डिवाइस को कंट्रोल करने का काम है। ठीक, इनपुट यूनिट का यूज करते हुए हम किसी भी डेटा को सीपीयू तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आउटपुट यूनिट का मेन वर्क होता है प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट के रूप में, आउटपुट डिवाइस का यूज करते हुए देखना। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हमारी जो डेटा रहेगी वो कहां रहेगी, सेकेंडरी मेमोरी में रहेगी, या फिर हम उस डेटा को सीपीयू तक कीबोर्ड या माउस का यूज करते हुए या इनपुट डिवाइस का यूज करते हुए उस डेटा को हम सीपीयू तक पहुंचाएंगे। सीपीयू तक पहुंचाने के लिए किस चीज का यूज किया जाएगा, इनपुट डिवाइस का यूज किया जाएगा। ठीक है, या फिर हमारा कोई जो डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहेगी, तो वो डेटा पर हम जब कार्य करना चाहेंगे तब क्या होगा, ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से वो डेटा कहां चले जाएगी, प्राइमरी मेमोरी में, रैम में। यहां पर मेमोरी यूनिट क्या है, एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है। ये प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम। क्या है ये, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, रैम, समझ में आया। और यहां पर सेकेंडरी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब, सेकेंडरी मेमोरी मतलब क्या आता है, हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आप लोगों ने सुना होगा, हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। समझ में आया। तो जब भी हमको किसी भी डेटा को प्रोसेसिंग करना है तो क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी से ये कहां चली जाएगी, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में वहां डेटा जाएगी प्रोसेसिंग के लिए। प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद जो रैम होगी वो उस डेटा को कहां भेज देगी, एएलयू में। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी डेटा का प्रोसेसिंग होता है, एएलयू के अंदर किसी भी डेटा का हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी से वो डेटा कहां चले जाएगी, प्राइमरी में, प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी से वो डेटा कहां चले जाएगी, एएलयू में जाएगी। एएलयू, ठीक है, एएलयू जिसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो यहां पर जाने के बाद उस डेटा का प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद ये वापस उस डेटा को कहां भेज देगी, मेमोरी यूनिट में, मतलब प्राइमरी मेमोरी में अर्थात रैम में। रैम
में क्या होता है, कोई भी डाटा कुछ समय के लिए स्टोर होकर रहती है। इसमें हम किसी भी डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करके नहीं रख सकते। वही अगर हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करें तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें हम किसी भी डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा जैसे रोम क्या है, मेन मेमोरी के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। रैम और रोम आप लोगों ने सुना होगा, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो जो रोम होती है वो क्या करती है, वो किस प्रकार की मेमोरी है, एक स्थायी मेमोरी के अंतर्गत आती है। रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। या फिर आप लोगों ने सुना होगा सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, पीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लूरे डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, ठीक है, जिसको हम सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें हम किसी भी डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हम किसी भी डेटा को परमानेंट रूप से हम उस डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। बट दोस्तों जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें हम किसी भी डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करके नहीं रख सकते। प्राइमरी मेमोरी में क्या आती है, रैम और रोम, ठीक है। तो हमारा जो डेटा है सबसे पहले कहां जाता है, रैम में जाता है। रैम क्या कर लेता है, उस डेटा को प्रोसेसिंग के लिए एएलयू में भेज देता है। एएलयू में क्या होता है, डेटा का प्रोसेसिंग होता है। डेटा का प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों वो क्या कर देती, ठीक है। यहां आप लोगों को डायरेक्शन से समझ में आ रहा है ना, यहां पर क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी मेमोरी से डेटा जा रहा है कहां, मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट क्या कर रहे हैं, उस डेटा को एएलयू में भेज रही है। एएलयू में डेटा का प्रोसेसिंग हो गया, एएलयू में उस डेटा का प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। प्रोसेसिंग के पश्चात वो कहां भेज दी, फिर से एमयू में भेज दी। एमयू में, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट में, मेमोरी यूनिट फिर मेमोरी यूनिट मतलब रैम में, ठीक है। रैम क्या कर दी, उस डेटा को फिर से स्टोर होने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में भेज दी। इस प्रकार से डेटा का फ्लो होता है या डेटा इस तरह से फ्लो करती है, ठीक है। समझ में आया। चलिए दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को किससे और भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सीपीयू बनाया। सीपीयू के अंदर मुख्य रूप से 3 यूनिट आते हैं, कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। ये तीनों यूनिट किसके अंदर आया है, सीपीयू के अंदर। यहां पर मैंने सीपीयू बनाया है, ठीक है। यहां ये डब्बा दिख रहा है ना, इस डब्बा के अंदर कौन कौन सी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट, ठीक है। और जो इनपुट यूनिट है और जो आउटपुट यूनिट है ये सीपीयू के बाहर में होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इनपुट डिवाइस का यूज करते हुए हम किसी भी डेटा को सीपीयू तक पहुंचाने का काम करते हैं। और उस डेटा का जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है तब हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको हम आउटपुट यूनिट के माध्यम से उस डेटा को देखते हैं या उस डेटा को हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट यूनिट में कीबोर्ड, माउस, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सब आते हैं। और आउटपुट यूनिट में प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया। यहां पर कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, इस सिस्टम के अंदर जितने भी यूनिट है उन सारे यूनिट को कंट्रोल करने का काम करेगी। कंट्रोल यूनिट मतलब नियंत्रक इकाई। तो ये कंट्रोल यूनिट का मेन वर्क क्या है, कंट्रोल करना, ठीक है। यहां पर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब क्या है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है ना, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू लेस देन, इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है। ये सब क्या है, एक लॉजिकल प्रोसेस है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा राम श्याम से बड़ा है, सीता गीता से बड़ी है। इस तरह से आप लोगों ने प्रोसेस देखा होगा मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो सब किसके अंतर्गत आता है जी, आती है, ये सब लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत आती है। और जैसे आप लोगों ने डायरेक्ट गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ये सब प्रोसेस किसके अंतर्गत आती है, ये मैथमेटिकल प्रोसेस के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो कहां पर होता है, एएलयू के अंदर होता है, ठीक है। जब भी हम किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए भेजते हैं एएलयू
वो या तो फिर ये इनपुट डिवाइस का यूज करते हुए हम उस डेटा को एएलयू तक पहुंचाएंगे, या तो फिर सेकेंडरी मेमोरी से जो कि पहले से ही स्टोर है सेकेंडरी मेमोरी में, उस मेमोरी से हम उस डेटा को एएलयू तक पहुंचाएंगे। दो कंडीशन हो सकता है, पहला क्या हो सकता है इनपुट यूनिट, और सेकंड क्या हो सकता है सेकेंडरी मेमोरी। ये दोनों कंडीशन का यूज करते हुए हम उस डेटा को पहुंचाएंगे। फिर एएलयू क्या करेगी, उस डेटा, वो जो डेटा है वो किससे होकर गुजरेगी, मेमोरी यूनिट से, अर्थात रैम से होकर गुजरेगी। ठीक है, वो यहां पर रोम वर्क नहीं कर रहा है। रोम क्या है, रोम कोई एक प्रकार का चिप नहीं होता, बल्कि वो क्या होती है, एक छोटी छोटी सर्किट से मिलकर बना होता है। जैसा आप लोग रैम को देख लेते हैं ना, रैम क्या होती है, एक चिप होती है, बट रोम उस कंडीशन में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। वो छोटे छोटे सर्किट से मिलकर क्या बन जाता है, रोम, जिसमें जो भी डाटा डाला जाता है उस टाइम जब कंप्यूटर का निर्माण करते हैं उसी टाइम उस डेटा को रोम के अंदर डाली जाती है। ठीक है, बट दोस्तों अगर हम रैम के बारे में बात करें तो रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। तो जो भी डाटा एएलयू तक पहुंचेगी वो कहां से होकर गुजरेगी, वो कहां से होकर गुजरेगी, वो रैम से। ठीक है, रैम से होकर वो कहां चले जाएगी, एएलयू तक। फिर डाटा वहां तक प्रोसेसिंग के लिए तो चले जाएगी। अब जब उस डेटा का प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा तो फिर वो एएलयू कहां भेज देगा, रैम में भेज देगा। फिर ये रैम से होते हुए कहां चले जाएगी, सेकेंडरी मेमोरी और प्रिंटर तक। ठीक है, या आउटपुट डिवाइस तक। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो कंप्यूटर यूनिट होती है वो किस तरह से वर्क करती है। दोस्तों ये तो हो गई कंप्यूटर के यूनिट के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए अब हम समझते हैं कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर क्या होती है और जो सॉफ्टवेयर होती है वो कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हमारा अगला पॉइंट है वो है कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, चलिए हम दोस्तों सबसे पहले हार्डवेयर को समझते हैं। हार्डवेयर क्या होती है, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहला हम स्टार्ट करेंगे हार्डवेयर से। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या पकड़ सकते हैं वो सब किसके अंतर्गत आती है, हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने एक मार्कर को पकड़ा है, ये क्या है, ये क्या है, एक प्रकार की हार्डवेयर है। अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर में ऐसे कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं और साथ ही साथ छू सकते हैं या पकड़ सकते हैं, ऐसे कौन कौन से पार्ट्स है जिसको देखा जा सकता है और पकड़ा जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा मॉनिटर, मॉनिटर को भी आप पकड़ सकते हैं ना, पकड़ लेते हो, पकड़ के वर्क करते हो तो मॉनिटर हो गया। ठीक है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा माउस, माउस क्या है, एक प्रकार की हार्डवेयर है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, या फिर सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, या फिर मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर इसलिए है क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और साथ ही साथ इसको हम छू सकते हैं। तो ऐसे चीज, ऐसे भौतिक चीज, ठीक है, ऐसे फिजिकल थिंग या ऐसे वस्तुएं जिसको हम देख सकते हैं या फिर हम उस वस्तु को पकड़ सकते हैं या फिर हम छू सकते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आती है, हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। इसमें आप लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग कीबोर्ड को पकड़ सकते हो, ठीक है, मॉनिटर को पकड़ सकते हो, माउस को पकड़ सकते हो, हार्ड डिस्क को पकड़ सकते हो, सीडी को पकड़ सकते हो, डीवीडी को पकड़ सकते हो, मदरबोर्ड को पकड़ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम पकड़ भी सकते हैं और साथ ही साथ इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आती है, हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में।
ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम छू सकते हैं वो किसके अंतर्गत आती है, हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। चलिए अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर, किसकी, सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होती है दोस्तों, अगर हम सॉफ्टवेयर के टाइप के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर मेनली या मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होता है, पहला तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो थर्ड है सॉफ्टवेयर है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस तरह से जो सॉफ्टवेयर होती है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में या 3 भागों में क्या किया गया है, इसके क्लासिफाइड किया गया है, या इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं किसके, सॉफ्टवेयर के। याद रखना, पहला क्या होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकंड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो थर्ड होती है वो होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस प्रकार से सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए मस्ट है। कोई भी कंप्यूटर को अगर आप चलाना चाहेंगे तो उस कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडो का देखा ही होंगे आप लोगों ने, विंडो 7, XP, विंडोज 10, ठीक है। विंडो का अलग अलग सीरीज है, ठीक है। तो विंडो की जो सीरीज है वो सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी है। या फिर आप लोगों ने मोबाइल में देखा होगा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, एंड्रॉयड फोन का नाम नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, एंड्रॉयड किसी फोन का नाम नहीं है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो उसमें क्या डाला है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, जो कि आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल को, एंड्रॉयड है तो आपके मोबाइल को, और विंडोज है तो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। और किसी भी सिस्टम को चलाना है तो हमारे सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है दोस्तों वो उस सिस्टम के अंदर जान भरने का काम करती है, ठीक है। उस सिस्टम के अंदर क्या करती है, जान भरने का काम करती है। चलिए दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपके पास कोई ट्रक है, ठीक है, आपने महंगी से महंगी ट्रक ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों उस ट्रक के अंदर जब तक आप डीजल नहीं डालेंगे तो क्या आप उस ट्रक को चला सकते हैं? आप उस ट्रक को चलाना तो दूर, आप उस ट्रक को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो उस ट्रक के लिए क्या चाहिए, डीजल चाहिए, जो कि उस ट्रक के लिए मस्ट हुए, या उस ट्रक को चाहिए ही चाहिए, तभी आप उस ट्रक को चला सकते हैं, अन्यथा आप उस ट्रक को नहीं चला सकते, चाहे वो ट्रक कितने भी महंगी क्यों ना हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो क्या करती है, हमारे डिवाइस के अंदर जान भरने का काम करती है। अगर आपके पास जो लैपटॉप है या फिर आपके पास कोई डेस्कटॉप है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अर्थात सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप उस सिस्टम को नहीं चला सकते। आप चलाना तो दूर, आप उस सिस्टम को स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। इसी तरह से मोबाइल के अंदर क्या चाहिए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड क्या है, एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, और ये किसी भी डिवाइस के लिए मस्ट है, उस डिवाइस के लिए अनिवार्य है। जब तक आपके डिवाइस में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तब तक आप उस सिस्टम को नहीं चला सकते, ठीक। और इसका एग्जांपल विंडोज का आप लोगों ने देखा होगा, जो कि अमेरिका की कंपनी है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा एंड्रॉयड, जो कि आपके जो भी मोबाइल फोन है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, सेकंड है
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे काम के लिए, हमारे टास्क के लिए उस सॉफ्टवेयर को हम अपने सिस्टम के अंदर डालते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक, मोबाइल में, अपने मोबाइल में ऐप भी देखा हो ना, फेसबुक। अगर आपके मोबाइल में फेसबुक नहीं रहेगा तब भी आप अपने मोबाइल को बड़े आसानी से चला सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप, अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप नहीं भी रहेगा तब भी आप उस मोबाइल को चला सकते हैं, आप उसमें इंटरनेट यूज कर सकते हैं, आप उसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों ने सिस्टम के अंदर फोटोशॉप देखा होगा, फोटोशॉप, फोटोशॉप, फोटोशॉप का नाम सुना होगा। फोटोशॉप कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, हम उसमें फोटो बना सकते हैं या फोटो का डिजाइन करते हैं, ये ठीक है। जो भी फोटो में जो भी वर्क करना है हम उस फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो जो फोटोशॉप है किसके अंतर्गत आएगी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगी। अगर हमारे सिस्टम के अंदर वो फोटोशॉप नहीं भी रहेगी तब भी हम क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। उसी तरह से MS वर्ड ऑफिस में यूज होने वाली सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हमारे सिस्टम के अंदर MS वर्ड नहीं भी रहेगी जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है, तब भी हम उस कंप्यूटर को बड़े आसानी से चला सकते हैं। हमको क्या चाहिए उस कंप्यूटर को चलाने के लिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है। एक बार हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर या फिर हमारे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी रहेगा तो भी हमें, हमारी जो डिवाइस है, ठीक है, हमारी जो सिस्टम है उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट हमारे डिवाइस में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हम उसको स्टार्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, थर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? इसको अलग से हमको अपने सिस्टम के अंदर डालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है इसको हम अलग से अपने सिस्टम में डाल सकते हैं, ठीक है। इसका सॉफ्टवेयर को हम अलग से अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। बट दोस्तों जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर की थर्ड टाइप्स है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे आप लोगों ने देखा होगा नोटपैड, नोटपैड में क्या कर लेते हैं? नोटपैड में क्या किया जाता है? जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा नोटपैड में हम कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो जो नोटपैड है वो ऑटोमेटिक ही इस सिस्टम सॉफ्टवेयर, जब भी हम उस कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं उसी टाइम ही वो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ वहां पर ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। इसको अलग से हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ये किसके साथ जाती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। जब भी हम अपने डिवाइस के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ साथ ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी चली जाएगी, ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हो जाएगी। इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। बट दोस्तों अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है उसको हम अलग से इंस्टॉल करते हैं या आप उसे अपने जो जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो आप उसको अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेमोरी, ठीक है। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं? दोस्तों जो मेमोरी है ये आज के जो वीडियो का है लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आज की इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है मेमोरी। दोस्तों मेमोरी क्या होती है? मेमोरी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम कोई भी डेटा को बड़े आसानी से उस मेमोरी के अंदर अस्थायी रूप से या परमानेंट रूप से स्टोर कर सकते हैं, वही क्या कहलाती है? मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में हम किसी भी प्रकार के डाटा को अगर स्टोर करना चाहते हैं तो उस डेटा को बड़े आसानी से या तो हम उस मेमोरी के अंदर अस्थायी तौर पर उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं या तो फिर हम चाहते हैं उस डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करना तो आप बड़े आसानी से उस डेटा को उस मेमोरी के अंतर्गत आप परमानेंट रूप से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो मेमोरी होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें किसी भी डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है।
चाहे हम उस डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर कर सकें या तो फिर उसको हम क्या है टेम्परेरी रूप से भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों जो स्टोरेज डिवाइस होती है, जो मेमोरी होती है, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है, पहला क्या है? मेन मेमोरी। पहला क्या है? मेन मेमोरी। और सेकंड क्या है? ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकंड क्या है? ऑक्सिलरी मेमोरी। पहला क्या है? मेन मेमोरी, सेकंड क्या है? ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, इस प्रकार से जो मेमोरी होती है उसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? मेन मेमोरी, जिसको हम प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, या हिंदी में इसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, या फिर आप इसे प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हो। ठीक है, और सेकंड क्या है? या फिर आप इसे इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं, इंटरनल मेमोरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आंतरिक मेमोरी। ठीक है, इसी तरह से जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, या आप इसे सहायक मेमोरी भी कह सकते हैं, या इसे आप बाह्य मेमोरी भी कह सकते हैं, या आप इसे हिंदी में द्वितीयक मेमोरी भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी बाह्य मेमोरी भी कह सकते हैं। ये सारे नामों से आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन मेमोरी होता है वो मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रैम, आप लोगों ने सुना होगा। सेकंड होता है रोम। ठीक है, रैम का पूरा नाम पता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी में रैम रोम आता है। चलिए दोस्तों, अब रैम का भी टाइप होता है। इसका टाइप क्या है? एस रैम। क्या है? पहला क्या है? एस रैम, और सेकंड क्या है? डी रैम। डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सेकंड होता है डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जिसको हम डी रैम कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों रोम का भी टाइप्स होता है। प्रोम, ठीक है, प्रोम, ईप्रोम, डबल ईप्रोम और फ्लैश रोम। फ्लैश रोम। ठीक है, प्रोम, ईप्रोम, डबल ईप्रोम, फ्लैश रोम। ठीक है, इसका है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका होता है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या होता है? प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईप्रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और लास्ट में फ्लैश रोम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रोम है उसका टाइप्स होती है। और दोस्तों अगर हम बात करें ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको सहायक मेमोरी कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, एफडी, फ्लॉपी डिस्क, एचडी, हार्ड डिस्क, पीडी, पेन ड्राइव, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ऑक्सिलरी
मेमोरी के अंतर्गत आती है, जिसको हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया। जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। मेमोरी क्या होती है, एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें हम किसी भी डेटा को परमानेंट रूप से या अस्थायी रूप से उस डेटा को कुछ समय के लिए रख सकते हैं। या तो आप उस डेटा को परमानेंट रूप से रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या फिर आप कुछ समय के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से है, पहला है मेन मेमोरी, सेकंड है ऑक्सिलरी मेमोरी। पहला क्या है, मेन मेमोरी, सेकंड है ऑक्सिलरी मेमोरी। मेन मेमोरी जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य मेमोरी, या आप इसे इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहना चाहें तो आप इसे आंतरिक मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, या इसे आप प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में आप इसे हिंदी में आप इसे प्राथमिक मेमोरी भी कह सकते हैं। सब एक ही चीज है। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सिलरी मेमोरी जिसको आप द्वितीयक मेमोरी भी कह सकते हैं, या आप इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं, या आप इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे बाह्य मेमोरी भी कह सकते हैं। सब एक ही नाम है। ठीक है, तो जो मेन मेमोरी होता है उसके अंतर्गत तो उसको हम दो भागों में, मेन मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं, रैम और रोम। उसको मेन मेमोरी के भी दो भाग हैं, या उसके भी दो प्रकार हैं, या मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम दोनों आते हैं। ठीक है, तो मेन मेमोरी में रैम रोम समझ में आया। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब रैम को भी हम दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। पहला है एस रैम, सेकंड है डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, समझ में आया। रैम के मुख्य रूप से दो टाइप्स हैं, पहला है एस रैम, सेकंड है डी रैम। एस रैम का मतलब हुआ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब हुआ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसी तरह से दोस्तों जो रोम है इसको भी अलग अलग भागों में क्लासिफाइड किया गया है। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों जो रोम है उसको भी अलग अलग भागों में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, प्रोम, ईप्रोम, डबल ईप्रोम और फ्लैश रोम। प्रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईप्रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और लास्ट में फ्लैश रोम। ठीक है, इस तरह से जो रोम है इसको भी अलग अलग से क्लासिफाइड किया गया है, या इसका अलग अलग से प्रकार होता है, टाइप्स होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी में सीडी जिसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी जिसका पूरा नाम होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, एफडी फ्लॉपी डिस्क, एचडी हार्ड डिस्क, पीडी पेन ड्राइव, ये सब किसके अंतर्गत आती है, ऑक्सिलरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। सबसे पहले हम जानते हैं रैम के बारे में। ठीक है, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों जो रैम होती है वो एक प्रकार की इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी, या इसको आप मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी भी कहते हैं रैम को। रैम मेन मेमोरी के अंतर्गत भी आती है। ठीक है, रैम क्या है, एक प्रकार की इंटरनल मेमोरी है। दोस्तों इंटरनल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदरबोर्ड के नजदीक होती है, या मदरबोर्ड में ही लगी होती है। आप रैम के साइज को इंक्रीज घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदरबोर्ड में इसकी स्लॉट बनी होती है, और वहाँ उस स्लॉट में रैम को लगाया जाता है। आप अगर चाहते हैं कि अपने जो सिस्टम है, आपके पास जो भी सिस्टम है, उसकी रैम को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से स्लॉट में उसकी रैम को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, जो रैम होती है दोस्तों ये रीड एंड राइट मेमोरी होती है, मतलब रैम को हम रीड एंड राइट भी कर सकते हैं। दोस्तों रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना। ठीक है, रैम में उपस्थित जो डेटा है उसको हम रीड भी कर सकते हैं और उसे हम राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, रैम में उपस्थित डेटा को रीड भी किया जा सकता है और उसे राइट भी किया जा सकता है। रीड मतलब पढ़ना और राइट मतलब लिखना। ठीक है, रैम क्या होती है दोस्तों, एक अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी, यहाँ जो मेमोरी होती है वो क्या होती है,
अस्थाई मेमोरी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी। दोस्तों रैम को अस्थाई मेमोरी क्यों कहा जाता है? अस्थाई मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम रैम में जो भी डाटा होती है उसको हम कुछ समय के लिए ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम अपने सिस्टम पर वर्क करते रहते हैं तब तक हम रैम में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही हमारा जो काम है, जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है, वहां से वो डेटा हट जाती है, ठीक है। इसलिए इसे अस्थाई मेमोरी कहा जा सकता है। यहाँ रीड एंड राइट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे रैम में हम कोई, मान लो हमने कोई लेटर तैयार किया है, उसको हम कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, उसमें हम कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों वहां से हम रैम में जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वहां से डाटा कहाँ चले जाते हैं? एडिट करते टाइम रैम में आ जाती है। तो रैम से हम बड़े ही आसानी इसको रीड तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों उसमें हम एडिट भी कर सकते हैं, जिसको हम राइट करना भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए रैम क्या है? एक प्रकार की रीड एंड राइटेबल मेमोरी होती है, ठीक है। इंटरनल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीपीयू के नजदीक का मेमोरी होती है। अगर आप लोगों ने मदरबोर्ड को ओपन करके देखा होगा तो जो मदरबोर्ड में रैम का एक अलग से पर्टिकुलर स्लॉट बना होता है, उस स्लॉट में रैम को लगाया जाता है, जिससे आप रैम के साइज को कम या ज्यादा बड़े आसानी से कर सकते हैं। और ये जो मेमोरी होती है दोस्तों रैम, ये सीपीयू के नजदीक की मेमोरी होती है। सीपीयू आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके नजदीक की मेमोरी भी होती है कौन? रैम, ठीक है। और इसमें डाटा को हम कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसे अस्थाई मेमोरी कहा जाता है। रैम में हम डेटा को परमानेंट रूप से या लंबे अवधि तक स्टोर नहीं कर सकते, ठीक। ये तो हो गई दोस्तों रैम के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रोम। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ऐसा मेमोरी जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। दोस्तों आप लोगों को जो रोम है वो अलग से देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग रैम को देख पाते हैं, या आप रैम की जो चिप होती है, ठीक है, उस चिप को आप इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप उसको लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप रोम की बात करें तो आपको रैम की तरह कोई भी चिप देखने को नहीं मिलती। ये जो छोटे छोटे जो वो होते हैं, परिपथ होते हैं, ठीक है, जो सर्किट होते हैं, जो छोटे छोटे सर्किट होते हैं, उसी से रोम बनता है, ठीक है। मदरबोर्ड में आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे सर्किट होते हैं, उस सर्किट से ही रोम बनती है। तो रोम में जो डाटा होती है उसको हम केवल रीड कर सकते हैं। रोम में उपस्थित डाटा को केवल रीड किया जा सकता है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। यहाँ किसी भी प्रकार की चिप नहीं होती, ये छोटे छोटे सर्किट से मिलकर बनती है। बट दोस्तों रोम क्या होती है? एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? स्थायी मेमोरी होती है। जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर को स्टार्ट किया होगा, उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपको वहां पर कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। वहां कंप्यूटर स्टार्ट होते समय कुछ चीज आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। यही क्या कहलाती है? रोम कहलाती है, ठीक है। क्योंकि वो जो डेटा होती है, जिस समय कंप्यूटर बनाने वाला या जो कंप्यूटर का निर्माण करता है, वो डेटा रोम में उपस्थित जो डेटा होते हैं उस टाइम ही उस डेटा को रोम में डाल देता है। वो इसलिए परमानेंट रूप से उस डेटा को हम वहां पर स्टोर करके रख सकते हैं, या जो रोम में उपस्थित डेटा होती है वो परमानेंट रूप से स्टोर होकर रहती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एक वोलेटाइल मेमोरी, सॉरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या आप इसे हिंदी में कह सकते हो स्थायी मेमोरी भी कहा जाती है। स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में नॉन वोलेटाइल। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है गुमराह करने के लिए, ठीक है, कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। रैम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी होती है, बट रोम क्या है? एक स्थायी मेमोरी होती है तो दोनों मेन मेमोरी, ये दोनों मेन मेमोरी के अंतर्गत ही आती है। किसके अंतर्गत आती है? मेन मेमोरी। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को इससे पहले बताया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य मेमोरी, है दोनों मेन मेमोरी। बट
बट जो रैम होती है वो क्या होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है, और जो रोम होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, ये हो गया रैम रोम के बारे में। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब क्या हुआ, ऑक्सिलरी मेमोरी ऐसा मेमोरी जिसको हम एडिशनल या एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास एंड्रॉइड फोन होता है तो उसमें रैम रहता है, ठीक है, रैम रोम रहता है। उसके बाद दोस्तों अभी जो फोन आता है एंड्रॉइड फोन, उसमें एक्स्ट्रा आपको बहुत सारा स्पेस दिया रहता है। ठीक है, जैसे आपको 6 GB का रैम है तो आपको उस फोन के अंदर 128 GB का क्या मिल जाएगा, ऑक्सिलरी मेमोरी मिल जाएगा, एडिशनल मेमोरी मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को क्या करना नहीं पड़ता, चिप लगाने की जरूरत नहीं रहता। पहले के जमाना में जो मोबाइल आता था उसमें क्या करते थे आप लोग, अपने मोबाइल की जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसको बढ़ाने के लिए आप अलग से एक्स्ट्रा चिप डालते थे, समझ में आया। बट अभी ये फैसिलिटी दिया गया है जिसमें बहुत सारा आपको जीबी मिल जाएगा, एक्सटर्नल मेमोरी मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप वहां पर किसी भी डेटा को बड़े आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए अभी के जो मोबाइल है उसमें चिप की जरूरत नहीं होती। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे ऑक्सिलरी मेमोरी, ऐसा मेमोरी जो मदरबोर्ड में ना फिट हो। ठीक है, जो मदरबोर्ड आप लोगों ने देखा होगा उसमें ना हो, ऐसा मेमोरी जो मदरबोर्ड के अंतर्गत ना आती हो, वो किसके अंतर्गत आता है, ऑक्सिलरी मेमोरी आता है, मेमोरी के अंतर्गत आता है। जैसे हार्ड डिस्क आप लोगों ने देखा होगा, कॉमन चीज है, हार्ड डिस्क हो गया, या फिर आप लोगों ने देखा होगा फ्लॉपी डिस्क, पहले जमाना में यूज होता था, अभी हार्ड डिस्क का यूज हो रहा है। या फिर आप लोगों ने कुछ नहीं देखा होगा तो सीडी तो देखा ही होगा, ठीक है, जिसमें हम कोई भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, या डीवीडी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। या फिर आप लोगों ने देखा होगा पीडी पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव भी क्या है, एक प्रकार की मेमोरी है जिसमें हम किसी भी डेटा को बड़े आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों मेमोरी के बारे में बात। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो कंप्यूटर है उसके बेसिक के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों उस पर एक सेलेक्ट ऑल का जो घंटा का आइकन बना है उस पर क्लिक कर लेना, और उस पर सिलेक्ट ऑल लिखा होगा उस पर जरूर क्लिक कर लेना। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो मेरे जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इस काम को जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया या आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो या आपके मन में कोई भी डाउट चल रही हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट का बॉक्स दिया है या कमेंट का सेक्शन दिया है, उस कमेंट के सेक्शन में जाकर आप मुझसे जरूर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, या आपके मन में जो भी डाउट चल रही है उसका उस डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।